बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, कानून दादरसी मुख्तस के हवाले से हमारा सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़े दो अहम सवालात पूछे गए थे और उनके जवाबात भी बड़े मुफस्सल अंदाज में शाह साहब ने दिए। पहला सवाल ये था कि तामील मुख्तस कौन हासिल कर सकता है और दूसरा ये था कि कौन हासिल नहीं कर सकता। टाइम चूँकि थोड़ा था, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो इस प्रोग्राम में इसी सीक्वेंस में जो तीसरा सवाल था और आज का पहला सवाल वो ये है कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ तामील मुख्तस का फैसला दिया ही नहीं जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये पहले कि आप इसको कंटिन्यूशन समझ लें कि ये क्योंकि मिलते जुलते वो मुख्तलिफ लोगों के हवाले से भी आ गए, कुछ कहीं पे सिचुएशन आ जाती है, कहीं पे अशख़ास आ जाते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं लॉ के मुताबिक जो हम आपके सामने बयान करते हैं। अब इसमें एक ऐसी चीज़ फिर से आ जाती है कि अदालत ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अदालत कानून इसका मकसद क्या है, ये हमेशा जहन में रखें कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि किसी को दूसरे के साथ जुल्म ज़्यादती ना करने दी जाए और मज़लूम को अदालत के पास आके अपने हक़ में फ़ैसला उसको ले सके वो, और अगर किसी ने वो गलत किया है तो उसकी गलती की अदालत तस्हीह करे। एक सालिस के तौर पर, तीसरे फरीक के तौर पर अदालत की एंट्री इसमें होती है सारे प्रोसेस में। अदालत ने ये देखना था, जैसे अब आपको याद होगा आमिर साहब कि मैंने आपको शुरू में हमने इस कानून को देखा था और उसमें एक सवाल आपने किया था कि क्या ये किसी का हक़ है या ये अदालत की स्वाबदीद है। अब जैसे जैसे ये अब हम इसको बयान कर रहे हैं तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ये स्वाबदीद है तो क्यों है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ एक अदालत के सामने आ जाती है जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पे आपने दस्तखत भी किए होते हैं, अंगूठा भी लगा होता है, लेकिन जो उसकी इनसाइड स्टोरी होती है, जो असल हकीकत होती है, वो कुछ और होती है और आपके साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा होता है। तो उस वक़्त अदालत कहती है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ पता चल गई है तो जुल्म नहीं होने देना, इसलिए क्योंकि ये दूसरे का राइट नहीं था, ये अदालत की स्वाबदीद थी, तो अदालत स्वाबदीद इंसाफ करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब इसमें एक सिचुएशन के किसके ख़िलाफ़ आप नहीं ले सकते। अब एक शख्स के साथ आपने धोखा कर दिया, किसी बंदे ने धोखे के साथ उसके साथ कोई मुआहदा कर लिया। मुआहदे का धोखा, उसकी सूरत एक मैं आपको बता देता हूँ कि मसलन मेरे पास एक स्टैम्प पेपर है और उस स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एग्रीमेंट लिखा हुआ है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी मैं ख़रीदार हूँ और उसके मैंने काफ़ी सारे पैसे भी आपको दे चुका हूँ या कुछ उसका हिस्सा दे चुका हूँ और वो मुकम्मल जो है ना वो उसके मुआहदे के मुताबिक कीमत में अदा करने को तैयार हूँ और आपने वो मुझे देनी है। आपने वो लिखा, आपके थंब इम्प्रेशन भी है, सिग्नेचर भी हैं, विटनेसेस भी हैं, सारे के सारे मेरे हक़ में हैं। लेकिन असल में हुआ क्या है कि मैं इंतहाई नाजायज़ तरीके से वो प्रॉपर्टी आपसे ले रहा हूँ और पता नहीं किन हालात में, किस धमकी से, किस अनड्यू प्रेशर से मैंने आपसे वो साइन करवा लिए। और असल वो अदालत ने देखना है कि क्या ये बिल्कुल इसके साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। उसको देखने का क्या तरीका है। मसलन मैं आप कहता हूँ कि जी मैंने वो मकान ही आपसे 1 लाख रुपए में मैं ख़रीद रहा हूँ और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी 30 लाख है। तो अदालत ने इस चीज़ को भी देखना है कि मुआहदा तो है लेकिन इतनी नामुनासिब कीमत, और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है। फिर वो आपसे पूछेगी कि किस वजह से आपने कर लिया, और अगर आप हकीकत बयान करेंगे कि आप किसी प्रेशर के तहत थे, आप किसी मुलाजमत पे थे, आपके मालिक ने उन्होंने कहा कि मैं आपको मुलाजमत से फारग करवा दूंगा, एक सूरत हो सकती है। वैसे आपको किसी तरीके से ब्लैकमेल करना, रिश्तेदारी में एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी भी तरीके से वो कोई ना कोई किसी को कर सकता है। अदालत ने ये देखना है कि क्या इसकी कीमत इतनी नामुनासिब है कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है और जो ख़रीदने वाला है वो नाजायज़ कर रहा है, तो फिर अदालत स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देगी। अदालत आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देगी क्योंकि अदालत आपको मजलूम कंसिडर कर लेगी। जिसको अदालत मजलूम कंसिडर करेगी फ़ैसला उसके हक़ में होगा, उस दूसरे फरीक के हक़ में नहीं हो सकता। पहली सूरत। दूसरी सूरत कि वो क्यों नहीं है। मेरा आपके साथ फिर एक मकान का मुआहदा है, उसमें कीमत का भी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैंने कोई फ्रॉड या मैंने कोई गलत बयानी ऐसी की है जिसके बिना के ऊपर मैंने आपसे वो मुआहदा साइन करवा लिया। वो वायदा, उसमें गलत बयानी की एक सूरत क्या हो सकती है। मैंने कोई वादा कर लिया कि ये करूँगा और जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन हम अक्सर चीज़ें ज़ुबानी तय कर लेते हैं और लिखने में वो नहीं आती और लिखते वक्त वहाँ पे गलती कर जाते हैं कि जी ये चीज़ लिखने की क्या ज़रूरत है।
ये तो आपस में हमारी ज़ुबान हो गई, वहीं पे आके ख़राबी होती है। तो इस सिचुएशन में जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने आपके साथ मुआहदा कर लिया, कीमत भी उसकी ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन अब मैंने आपके साथ ज़ुबानी जो बात की थी वो क्या थी कि आप ये मकान मुझे बेच दें और मैं आपको फ़लाँ मकान जो है वो किसी से वो दिलवा दूँगा, आप उसको ख़रीद लेना, मैं आपको पैसे दूंगा, आप वही पैसे दूसरी जगह पे दे के आप अपनी रिहाइश के लिए मकान ले लेना। अब मैंने जो मकान लेके देने का वादा किया था उससे मैं मुकर गया हूँ और आपसे मकान ले रहा हूँ, और एक आम आदमी के लिए उसकी छत उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो किरायों के ऊपर धक्के खाए और किराएदारी के मामलात में पड़े। तो मैंने अगर आपके साथ ये गलत बयानी की और अब मैं अपने हिस्से से मुकर गया हूँ तो फिर मेरे खिलाफ जो है वो मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने गलत बयानी से काम लिया है। वो फिर अदालत आपको मजलूम डिक्लेयर करके आपके हक़ में फ़ैसला देगी, मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं देगी। बिल्कुल ठीक। एक ऐसी सूरत कि जिसमें आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं हो सकता, आपको नहीं पता था, आपने एक नेक नीति से गलती कर बैठे, आप के पास एक मुख्तारनामा था, आप उसको मुख्तार आम समझते रहे क्योंकि उस पर ना ख़ास लिखा था ना आम लिखा था, वो डिटेल में था। आप समझते रहे कि आप एक तीसरे शख्स के नुमाइंदे के तौर पर इस प्रॉपर्टी के बारे में बेशुमार इख्तियारात रखते हैं और उसमें एक बेचने का भी इख्तियार है। आपके इल्म में यही था, आपने उस इल्म की बिना के ऊपर मेरे साथ मुआहदा कर लिया और बेचने का। अब वो प्रॉपर्टी तो आप बतौर मुख्तार कर रहे हैं, बाद में आपको पता चला उसकी तहरीर को पढ़ने के कि आपको बेचने का इख्तियार ही नहीं है। तो मैं ना आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला ले सकता हूँ और ना ही जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला ले सकता हूँ, क्योंकि उसने इख्तियार सिर्फ दिया था रेंट पे देने का, मेंटेनेंस का, और आपके इल्म में ये गलत फहमी से आ गया कि जी आपके पास बेचने का भी इख्तियार है। हाँ, हरजाना मैं ज़रूर ले सकता हूँ, जो हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया था, हरजाना ज़रूर मिल सकता है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सकता। उस तरीके से उस पे ऊपर आके वो एक कदगन लग जाती है, एक रुकावट है कि अदालत कहती है कि ये जायज़ नहीं है। इन सूरतों में तमील मुख्तस ऐसे शख्स के खिलाफ नहीं ली जा सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज ए मैटर ऑफ रूटीन तो नहीं है, ये एक्सेप्शनली होता है कि कोई ऐसी भी सूरत है कि किसी मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ उसी सूरत हो सके कि जब तक उसमें कोई तब्दीली ना कर ली जाए, यानी जो एग्रीमेंट है एज इट इज़ उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना पॉसिबल नहीं है किसी भी वजह से, और जब तक उसमें तब्दीली नहीं की जाएगी तब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। इसकी कौन कौन सी सूरतें हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो ज़रा वाज़ेह फरमा दें। जी, इसमें एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी सिचुएशंस के बारे में लॉ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है वो हमें इसका मिलता है। सेक्शन 26 है, आई थिंक, हाँ 26 ही है। सेक्शन 26 में बताया गया है कि जी कैसी सूरत है कि मैं आपके ख़िलाफ़ दावा लेके आता हूँ, आप एज ए डिफेंडेंट उसको दिफा करने के लिए आप भी अदालत में आते हैं, और अदालत में आने के बाद आप अपना नुक्ता, अपना जवाब अदालत में पेश करते हैं, मेरे दावे का जवाब पेश करते हैं, और जब आप जवाब पेश करते हैं तो उसमें आप मुकरते नहीं हैं, आप उसको मानते हैं कि मुआहदा हुआ था। आप मान जाते हैं कि मुआहदा हुआ था, लेकिन आप कहते हैं कि ये मुआहदा वैसे शो नहीं कर रहा जैसे मैंने करना चाहा था। तो इसलिए आप एक ऑप्शन दे देते हैं अदालत को कि मुआहदे पे अमल दरामद करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसमें ये चीज़ें जो हैं वो उसमें दुरुस्त होने वाली हैं, उनकी दुरुस्तगी अगर कर दें और दुरुस्तगी करवा के मुझसे अमल दरामद करवा लें। अब उनकी सूरत हाल कौन सी हो सकती है? मसलन मिसाल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ कि पहली सूरत यह है कि जब आपकी जो आप चाहते थे, वही मैंने जो बताया कि जो आप चाहते थे वो उस तहरीर में सामने वाज़ेह नहीं हुआ। अक्सर लोग जो हैं उनको पेचीदा जो है वो ड्राफ्टिंग जो वहाँ पे वसीका नवीज़ या कोई कर देते हैं, वो खालस उर्दू में कर देते हैं, उनको बेचारों को नहीं पता होता, सादा लोग होते हैं, और उसमें आके गलती हो जाती है। उसकी मिसाल ये है कि अगर मैंने आपके ख़िलाफ़ दावा कर दिया कि जी मैंने आपसे जो है ना वो एक प्रॉपर्टी जो है ना वो ख़रीदनी थी, तो मैंने आपको ख़रीदने का आपके साथ कर लिया। अब आप और आपके साथ दो और उसके वारिस हैं जो मालकान हैं, 3 मालकान से मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी और उसकी कीमत 10 लाख रुपए उसमें लिखी हुई है। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि मैं इस प्रॉपर्टी के एवज़ A, B, C 3 जो मालकान हैं इनको 10 लाख
फीकस अदा करूंगा। अब उसमें मैं आके अदालत में कहता हूं कि जनाब इसमें ये जो फीकस का लफ्ज़ लिखा है ये इनकी ज़्यादती है, ये इन्होंने वसीका नवीस के साथ मिलकर धोखाधड़ी से ये लिखवाया है, मेरे इल्म में ये नहीं था। मैंने टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख की खरीदी है और इसका शेड्यूल रेट के मुताबिक भी यही है, मार्केट रेट के मुताबिक भी यही है। अब जो मुआहदा सामने होके आ रहा है कि 10 लाख फीकस, उसके मुताबिक तो ये प्रॉपर्टी 30 लाख की बन जाती है। तो 30 लाख का तो किसी जगह पे जिक्र नहीं है, 10 लाख के साथ सिर्फ फीकस का जिक्र है। और ये ये इबहाम और ये गलती जो है ये इनकी गलत बयानी या फ्रॉड की वजह से आई है। आप इसको दुरुस्त करवा दें, 10 लाख में मैं अब भी इसको खरीदने को तैयार हूँ। ये सूरत है, उसमें अदालत अगर आप कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ इसका ऐसे ही था, इंटेंशन यही थी, नीयत यही थी कि 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, तो अदालत उसकी दुरुस्तगी करवा के उसके ऊपर कहेगी कि हाँ हम इस पर कर लें। दूसरी सूरत ये है कि मैंने आपको आपने मुझे एक मकान दिखाया, आपने कहा जी इसका सौदा करना, हमारा उसमें मुआहदा हो गया। वो मकान है, मकान के साथ एक लॉन है, लॉन के साथ सड़क है या गली है, जो भी है। अब जब मुआहदे पे अमल दरामद के लिए आप आते हैं तो आप मेरे खिलाफ दावा कर देते हैं, इनसे कहें कि मुझसे ये खरीदें। मैं उसमें जवाब देता हूं कि जब इन्होंने मुझे दिखाया था और ज़ुबानी तौर पे जो मैंने बताया था उसमें ये था कि ये मकान और ये लॉन ये सारा का सारा है। अब जब ये कागज़ों में लेके आए हैं तो ये सिर्फ मकान और लॉन का हिस्सा जो है ये उसमें शामिल ही नहीं कर रहे। ओके, तो ये मेरे साथ गलत बयानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब मुझे क्या ज़रूरत है, अब ये लॉन के हिस्से में ये खुद से एक अलहदा से मकान बना लेंगे तो मैं तो फ्रंट की प्रॉपर्टी लेता पीछे चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। मैं ये साबित करूंगा कि जी मैंने तो ये इस तरीके से लिया था और ये तसव्वुर में भी नहीं है कि जी ये लॉन इससे अलहदा होगा, ये उसका हिस्सा है, मकान गेट उसमें लगा हुआ है, गेटेड प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से ये मेरे साथ, मैं इस तरमीम के साथ जो है ना वो इसमें अमल दरामद करने को तैयार हूँ। आप इस पर अमल दरामद करवा लें, लेकिन ये इसमें तस्हीह करवा लें। तो उस सूरत में भी अदालत अगर आप कन्विंस कर जाते हैं कि ये ऐसे ही था गवाही के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, तो फिर अदालत उसमें कहेगी जी ठीक है, जो दावा करने वाला उसको वो कहेंगे कि जी हाँ इस तरीके से अगर आपने अमल दरामद करवाना है तो डिग्री आप फैसला ले लें, अदरवाइज़ आपका हक नहीं है। ये एक सूरत है। ओके। फिर एक और सूरत है, उसमें भी गलत बयानी का अमल दरामद है। मसलन के तो अगर हम आपको कह लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी, हम उसकी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लैंड, एक मकान, जायदाद की तरफ नहीं लेके जाता, मैं एक ज़मीन की तरफ ले जाता हूँ कि ज़मीन की उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि एक कह लें कि 1 मुरब्बा या 25 एकड़ एक ज़मीन एक जगह पे है, जिसको हम 1 मुरब्बा ज़मीन कहते हैं। 25 एकड़ के साथ जो है बिल्कुल उसके साथ मिली हुई वो एक 2 एकड़ की पट्टी है। अब जब मुआहदा करते हैं और मेरी उससे कुछ फासले पे किलोमीटर दूर मेरी एक और 2 एकड़ की पट्टी है। अब 2 एकड़ की जो पट्टियां हैं वो अलग-अलग उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तकरीबन सेम मेजरमेंट की हैं। और 25 एकड़ का मैं आपके साथ सौदा कर लेता हूं और साथ में 2 एकड़ का, 25 एकड़ एक कागजात पे और 2 एकड़ एक कागजात पे। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जी ये जो इसके 25 एकड़ के साथ वाली 2 एकड़ की पट्टी है, इसके ऊपर अभी मुझे मुआहदा करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि इसका अभी झगड़ा चल रहा है, या मैंने अभी ये खरीदनी है या विरासत में मैंने किसी को हिस्सा दे के उनसे अपने नाम लगवानी है, इस पर भी मसला है। आप फिलहाल ये कर लें कि जो 1 किलोमीटर दूर ये उतनी ही ज़मीन है, मुआहदे में वो लिख लें। जब आपको मैं कब्ज़ा दूंगा तो ये साथ वाली ज़मीन का कब्ज़ा दे दूंगा, आपकी ज़मीन पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब आप उसमें है, आपके उसी तरीके से आपके काम आ सकती है। 1 किलोमीटर दूर सिर्फ 2 एकड़ की पट्टी से आपको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा अगर आप ज़राई ज़मीन के हवाले से सोचते हैं। लेकिन जब मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए आता हूँ तो फिर आप कहते हैं कि जी जो मुआहदे में लिखा है वैसा ही होगा, जो गलत बयानी मैंने की थी वो उसके ऊपर मैं डट जाता हूँ कि वो गलत बयानी से मैं मुकर जाता हूँ, वो कहता हूँ ऐसे। फिर आप अदालत में जाके बताएंगे कि मेरे साथ मामलात ये हुए थे, मुझे क्या ज़रूरत थी कि 25 एकड़ एक जगह पे लूँ और 2 एकड़ उससे 1 किलोमीटर दूर लूँ, मुझे तो इन्होंने साथ वाली ज़मीन बताई थी, तो ये इन्होंने वादा किया था, अब ये उससे मुकर रहे हैं। तो फिर भी अदालत कहेगी कि जी ये ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से अमल दरामद होगा, नीयत ये थी, उस नीयत के मुताबिक तरमीम हो जाए, मान जाए दावा करने वाला, तो फिर अमल दरामद होगा, अदरवाइज़ उसका दावा खारिज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज का साथ था यहीं तक। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी तौर पे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।
आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।